इमोशनल इंटेलिजेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये समझना है कि किसी भी एक सिचुएशन में लोगों को अलग अलग इमोशन महसूस हो सकते हैं और कई बार ये कारण बनता है कि हम लोग आपस में कॉन्फ्लिक्ट में चले जाते हैं। वी हैव टू फर्स्ट एक्सेप्ट इट। अलग अलग पर्सनालिटीज हैं और उन सब के अलग अलग जीवन के एक्सपीरियंसेस हैं और उन एक्सपीरियंस के बेस्ड पे उनके अपने अपने परसेप्शन है कि जीवन कैसे चलता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये समझें दैट अपफ्रंट होना, ऑनेस्ट होना, ट्रूथफुल होना हमको ये राइट नहीं देता कि हम ऐसे वर्ड्स को यूज करें जो शायद किसी को कोई इंजरी कर सकते हैं। इसीलिए लोगों को ट्रस्ट करना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि कंसिस्टेंटली हम कोई ना कोई तरीके से अपने आप को होने वाले हार्म को इमेजिन कर रहे हैं कि मेरे साथ क्या क्या बुरा हो सकता है। रादर देन चेजिंग हैप्पीनेस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप करंट स्टेटस में क्या क्या तरीके से कंटेंट फील कर सकते हैं, आप वो समझने की कोशिश करें। जब आप लोगों को फ्रीडम देते हो, आप उनको चांस देते हो कि कुछ कैलकुलेटेड रिस्क वो ले, तो वो ग्रो करते हैं, लेकिन उनके साथ में ही आप भी ग्रो करते हो। आप कुछ भी लाइफ में अचीव कर लीजिए, बट अल्टीमेटली अगर आपके पास में कोई है नहीं जिससे आप ये चीजें शेयर कर रहे हो, तो फिर इन चीजों का कोई पॉइंट नहीं है। हाय, माय नेम इज अरुण सिंह राठौर। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है, इट विल टॉक अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस एंड इट्स रोल in our personal relationships, professional relationships, and also its role in our professional success and how important it is कि leaders में emotional intelligence हो। Right? So at some point last में protocols पर आएंगे जहाँ पे I will give you very clear protocols on how to improve your emotional intelligence. Now talking about emotional intelligence, ये जो टर्म है इस पे आई थिंक जिसने सबसे अच्छे से काम किया है मिस्टर डैनियल गोलमैन, एंड इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर जो मेजॉरिटी कंसेप्ट है वो भी इनके थ्रू ही आए हैं। इनफैक्ट हम उस पे ही आज डिस्कशन करने वाले हैं। सो इमोशनल इंटेलिजेंस के बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है सेल्फ अवेयरनेस, उसके बाद में आता है सेल्फ रेगुलेशन, फिर आता है सोशल अवेयरनेस और फिर लास्ट में आता है रिलेशनशिप मैनेजमेंट। जब हम सेल्फ अवेयरनेस की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले हमारा यह समझना जरूरी है कि इस मोमेंट पे मैं कौन सा इमोशन फील कर रहा हूं, उस इमोशन की तीव्रता क्या है, उसकी इंटेंसिटी क्या है। सेकंड, मुझे यह भी समझना है कि क्या इस इमोशन को मुझे एक्सप्रेस करना है कि नहीं करना है, और अगर मुझे इसको एक्सप्रेस करना है तो किस तरीके से एक्सप्रेस करना है। सो सेल्फ अवेयरनेस वाला जो पार्ट है वो सबसे डिफिकल्ट है, एंड इवन दो हम लोग बार बार बात करते हैं, यू नो, व्हेन आई टॉक टू सो मेनी प्रोफेशनल्स एंड वी ऑल टॉक अबाउट द नीड ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, बट उसके बावजूद इसको अचीव करना इतना डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस सबसे डिफिकल्ट चीज है। एंड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अपने आप को समझना बहुत मुश्किल है कि इस पर्टिकुलर मोमेंट पे, इस क्षण में मैं क्या फील कर रहा हूं, और इसी वजह से मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हम इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हो पाते। सो आई थिंक दैट फर्स्ट स्टेप सबसे डिफिकल्ट है टू गेन दैट सेल्फ अवेयरनेस, एंड ये डिफिकल्ट इसलिए भी है बिकॉज इट्स नॉट वन टाइम। ऐसा नहीं है कि आप अभी अवेयर हो जाएंगे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व है। इट्स एन ऑन गोइंग एक्टिविटी। दैट मीन्स मैं जब भी कोई इमोशन फील कर रहा हूं तो मैं उसके बारे में कंप्लीटली अवेयर हूं कि मैं इस मोमेंट पे ये पर्टिकुलर इमोशन फील कर रहा हूं, एंड बिकॉज इसकी कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी वाला एस्पेक्ट है इसलिए इसको अचीव कर पाना बहुत डिफिकल्ट है। एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम मेरे मोटिवेशंस क्या है, मैं क्या पाना चाहता हूं इस मोमेंट पे, इट इज सो डिफिकल्ट बिकॉज आप देखेंगे कि माइंड कंसिस्टेंटली ऑसिलेट करता रहता है। वो कभी पास्ट में जाता है, किसी मेमोरी को एक्सेस करता है, या फिर कभी फ्यूचर में चला जाता है एंड इट इज ट्राइंग टू गेस कि आगे क्या होने वाला है। और इसीलिए हम लोग सैडनेस और एंजाइटी के बीच में हमारा ऑसिलेशन ज्यादा होता है। इट इज सो कॉमन जब मैं वर्किंग प्रोफेशनल से बात करता हूँ, एंड स्पेशली इन 2 इमोशंस की हम बात करते हैं तो शायद ये सबसे 2 कॉमन इमोशंस है। मोस्ट ऑफ द वर्किंग प्रोफेशनल्स, उनके साथ में ये होता है कि वो पिछली मेमोरी में जाते हैं, उनको सैड फील होता है, फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, उनको एंग्शियस फील होता है। एंड दिस ऑल्सो मीन्स दैट ये बहुत जरूरी है कि हम प्रेजेंट में रहें।
हम इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेज और प्रोटोकॉल शेयर करेंगे जब हम अपने प्रोटोकॉल वाले एपिसोड पे आएंगे। बट एज ऑफ नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट सेल्फ अवेयरनेस फॉर इमोशनल इंटेलिजेंस इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप आता है सेल्फ रेगुलेशन। अब यहाँ पे हम अपने अंदर आई हुई फीलिंग को एनालाइज कर रहे हैं, हम उसको थोड़ा सा ब्रेक अपार्ट कर रहे हैं, उसके रीजंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसके आने से रिलेटेड एस्पेक्ट्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें मेरी पर्सनालिटी में किस तरीके से उसको मैनिफेस्ट कर सकता हूँ। सेकंड, इसको अगर मुझे एक्सप्रेस करना है तो उसको मैं किस तरीके से मेजर्ड तरीके से मैं अपने आप को प्रेजेंट करूं। थर्ड, किस तरीके से इसका एक्सप्रेशन हो जिससे कि इससे किसी और को इंजरी ना हो। बिकॉज प्लीज अंडरस्टैंड, इमोशंस जो होते हैं इट इज शेयर्ड अमंगस्ट ऑल ह्यूमन बीइंग्स। तो अगर हम अपने इमोशंस के को लेके सेंसिटिव हैं, इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट दैट वी आर सेंसिटिव अबाउट द इमोशंस ऑफ अदर पीपल। या सो इसके लिए उस एक्सप्रेशन से किसी को इंजरी ना हो, ये हम कैसे इंश्योर करें। इसमें कई बार ट्रैप्स होते हैं और सबसे कॉमन ट्रैप जो मैंने देखा है ये होता है कि हमको लगता है कि मैं ट्रूथफुल आदमी या फिर मैं अपफ्रंट इंसान हूं। आप अपफ्रंट और ट्रूथफुल रह सकते हैं विदाउट इंजरिंग एनीवन, ओके, एंड ये ओनस हमारा है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये समझें दैट अपफ्रंट होना, ऑनेस्ट होना, ट्रूथफुल होना हमको ये राइट नहीं देता कि हम ऐसे वर्ड्स को यूज करें जो शायद किसी को कोई इंजरी कर सकते हैं। और ये मेरा बोलने का बहुत बड़ा रीजन ये है कि हम लोग बार बार ये एस्टैब्लिश करते हैं कि ह्यूमंस के लिए सोसाइटी इज वेरी क्रिटिकल, ह्यूमंस के लिए फैमिली इज वेरी क्रिटिकल एंड ह्यूमंस के लिए क्लोज रिलेशनशिप्स आर वेरी क्रिटिकल। सो अभी इसके बाद में हम जब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है और वो टॉपिक है सोशल अवेयरनेस। सोशल अवेयरनेस से मेरा मतलब है कि जब आप किसी से इंटरेक्ट कर रहे हो, जब आप किसी को देख रहे हो, तो आप कितना अच्छे तरीके से उनके इमोशंस को समझ पा रहे हो। एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट। ये डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि जब भी आप लोगों के साथ डील करते हो तो इमोशंस को रीड करने की पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी अमिगडाला की है। और अमिगडाला के बारे में हमको ये चीज पता है कि अमिगडाला यूजुअली अपने साथ एक्टिवेट करता है फियर, एंगर और एक्साइटमेंट। और क्योंकि ये तीन चीज सबसे पहले आ रही है, इसीलिए लोगों को ट्रस्ट करना बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि कंसिस्टेंटली हम कोई ना कोई तरीके से अपने आप को होने वाले हार्म को इमेजिन कर रहे हैं कि मेरे साथ क्या क्या बुरा हो सकता है, ओके। और क्योंकि हमारा प्री कंसीव नोशन ही ये है, इसलिए लोगों को ट्रस्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। और आज के सेशन में हम उस पर भी थोड़ा सा और डिस्कशन करेंगे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स हमको पता ही नहीं है कि ट्रस्ट किस बेसिस पे करना है। हम बस उस मोमेंट पे डिसाइड करते हैं कि किसको ट्रस्ट करना है, किसको नहीं करना है। कुछ मोमेंट्स पे हम राइट होते हैं, कुछ मोमेंट्स पे हम रॉन्ग होते हैं। बट द होल आइडिया ऑफ डूइंग दिस चैनल इज दैट हाउ टू गेन कॉन्शियस कंट्रोल। अगर हम इस मोमेंट पे कॉन्शियस कंट्रोल ला सकते हैं तो इन अ वे हम फ्यूचर पे भी कॉन्शियसली कंट्रोल कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर हमने अपने एक्शंस पे और थॉट्स पे कॉन्शियस कंट्रोल ले आए तो हमने रिजल्ट पे भी कॉन्शियस कंट्रोल ले लिया है। सो टुडे वी विल अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली कि ट्रस्ट के की एस्पेक्ट्स क्या होते हैं। एंड फाइनली जो लास्ट क्वाड्रेंट है वो है रिलेशनशिप मैनेजमेंट, वेरिन हम ये समझते हैं कि हमारी डे टू डे लाइफ में रिलेशनशिप्स को किन चीजों का असर होता है, और सेकेंडली उन चीजों को हम किस तरीके से बेटर कंट्रोल कर सकते हैं जिससे कि हम बहुत ही फ्रूटफुल और डीप रिलेशनशिप्स एंजॉय कर सकें इस लाइफ में, ओके। एक बहुत ही अमेजिंग स्टडी हुई थी और वो स्टडी का लिंक मैं शो नो कैप्शंस में आपको प्रोवाइड करूंगा। और वो स्टडी में ये प्रूव हुआ दैट भले ही आपके लाइफ में सक्सेस हो या ना हो, व्हाट इज क्रिटिकल फॉर अ हैप्पी लाइफ इज कि आपके आसपास ऐसे कितने लोग हैं जिनके साथ में आपकी बहुत ही डीप लेवल पे प्लेजेंट रिलेशनशिप है, जिनको आप बहुत अच्छे से ट्रस्ट कर सकते हैं।
एंड आई थिंक ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्टडी है एंड आई से एवरीवन शुड गो थ्रू दिस स्टडी। सो ये डैनियल गोलमैन का जो इमोशनल इंटेलिजेंस का मॉडल है उसके 4 क्वाड्रेंट्स हैं। अब रिलेशनशिप्स में ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो डिसाइड करती है कि रिलेशनशिप की क्वालिटी क्या है? सो अगर आप रिलेशनशिप को एक ट्री की तरह देखें तो ये 3 चीजें हैं, वो इसके रूट्स की तरह बिहेव करती है। तो ये 3 चीजें हैं। सबसे पहला है ट्रस्ट। ट्रस्ट के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम ट्रस्ट को एक चांस की तरह देखते हैं कि चलो ट्रस्ट करके देखते हैं, या फिर अगर हमारे एक्सपीरियंसेस खराब हैं तो फिर हम एक लाइफ का प्रिंसिपल बना लेते हैं विच इज एक्चुअली अ बिलीफ। और वो बिलीफ ये होता है कि आई विल नॉट ट्रस्ट एनीवन। ये दोनों भी एक्सट्रीम्स हमारे लिए बिल्कुल हेल्दी नहीं है। तो ऐसा क्या किया जाए जिससे कि मेरे पास में कुछ मानक हो जिस बेसिस पे मैं डिसाइड करूं कि किसी को मुझे ट्रस्ट करना है कि नहीं करना है। तो अभी हम उस पे डिस्कशन करेंगे। यस। सो सबसे पहले हमारे लिए यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिलेशनशिप में ट्रस्ट इज एन एब्सोल्यूट नेसेसरी। इसका मतलब आपकी भली पर्सनल रिलेशनशिप हो, भली प्रोफेशनल रिलेशनशिप। अगेन यहां पे भी कई बार लोग ये मेरे साथ आर्ग्यू करते हैं कि सर पर्सनल में तो समझ में आता है, बट व्हाई वी शुड हैव वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी प्लेजेंट प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स। इसका आंसर एक्चुअली बहुत सिंपल है कि हमारे वेकिंग आवर्स में अगर हम अज्यूम करें कि आप 8 आवर्स की स्लीप ले रहे हैं, दैट मीन्स 24 आवर्स में से आपके पास में 16 आवर्स बचे, योर वेकिंग आवर्स जिसको हम बोलते हैं। इन वेकिंग आवर्स में आप अपना मेजॉरिटी टाइम अपनी वर्क स्पेस में निकालते हो। आप 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे अपने कलीग्स के साथ में, अपने कस्टमर्स के साथ में डील करते हो। एंड अगर वहां पे हमारी रिलेशनशिप उस लेवल पे नहीं है जहां पे कि कुछ प्लेजेंटनेस नहीं है या फिर जहां पे कुछ एम्पथी नहीं है, देन इट विल नॉट जस्ट अफेक्ट योर क्वालिटी ऑफ वर्क, इट विल अफेक्ट योर क्वालिटी ऑफ लाइफ। एंड प्लीज अंडरस्टैंड, हम वही इंडिविजुअल है जो घर से निकल रहा है, जो ऑफिस में जा रहा है, अपने वर्क स्पेस पे जा रहा है, जो अपने अपने साइट्स पे जा रहा है, वो सेम इंडिविजुअल है जो फिर से घर पे आ रहा है। दैट मीन्स देयर इज नो स्विच। ऐसा नहीं है कि आप घर से निकलते कुछ और हो जाते हैं। द सेम पर्सन। दैट मीन्स आपके घर पे जो चीज आपको इंपैक्ट कर रही है उसका कहीं ना कहीं कुछ असर ट्रिकल डाउन होगा आपके जॉब, ऑन द जॉब जो भी आपके साथ में हो रहा है उसका कुछ ना कुछ असर जाएगा आपके साथ आपके घर पे। सो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है दैट वी वर्क ऑन आवर रिलेशनशिप्स एट पर्सनल लाइफ एज वेल एज इन द प्रोफेशनल लाइफ। ट्रस्ट के कुछ बेसिक टेस्ट्स हैं एंड you should put everyone through these tests and it is very critical कि आप अपने आप को भी इन टेस्ट के थ्रू गुजारें जिससे कि आपको पता चले कि आप खुद कितने ट्रस्टवर्दी हो। सबसे पहला जो टेस्ट है ट्रस्ट का, दैट इज ऑन कैरेक्टर। कैरेक्टर बेसिकली शोज आपका वैल्यू सिस्टम क्या है, व्हाट आर द रूल्स जिसके ऊपर हम अपने लाइफ निकालते हैं। और ये क्लियरली साइकोलॉजिकल प्रूवन फैक्ट है कि जो लोग वैल्यूज को प्रैक्टिस करते हैं और उन वैल्यूज पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, दे आर रेस्पेक्टेड एंड दे आर ट्रस्टेड। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी को भी ट्रस्ट करने के लिए, जो सबसे पहला टेस्ट है, वो आपको ये चेक करना है कि वो लोग अपनी लाइफ में वैल्यूज प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और अगर कर रहे हैं तो क्या वो 100% है कि नहीं है। बिकॉज कन्वीनियंस के साथ में वैल्यूज प्रैक्टिस करना इज वेरी इजी, बट दैट डजंट मेक यू एन इंडिविजुअल ऑफ वैल्यूज। तो सबसे पहला टेस्ट है कैरेक्टर। सेकेंड टेस्ट इज कैपेबिलिटी, कि आप में क्षमता क्या है, आप कौन से काम कर सकते हो, आप अपने सब्जेक्ट मैटर में किस लेवल तक एक्सपर्ट हो, आप अपने जॉब में किस लेवल तक मास्टर हो। ये सब चीजें मुझे बताएगी कि आपकी क्या कैपेबिलिटी है, और ये सब चीजें मुझे ये भी बताएगी कि मुझे किस हद तक आप पे ट्रस्ट करना है, किन चीजों के लिए मैं आप पे ट्रस्ट करूं। जो तीसरी चीज है वो है कमिटमेंट, जो ये बताता है कि आप जो बोल रहे हो वो आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर आपके पास में कैपेबिलिटी है
एंड इफ यू आर एन इंडिविजुअल ऑफ कैरेक्टर। लेकिन अगर आप में कमिटमेंट की प्रॉब्लम है तो आप ट्रस्टवर्दी नहीं हो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो बोल रहे हैं हम वो करें। अब अगर मैं कुछ प्रॉमिस कर रहा हूं तो ये मेरा ओनस है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं वही चीज प्रॉमिस करूं जो मैं 100% कर सकता हूं। ये तीसरा टेस्ट है टू ट्रस्ट एनीवन। एंड द लास्ट टेस्ट इज कंसिस्टेंसी। आप ये ऊपर बताई हुई तीनों चीजें कितना कंसिस्टेंटली करते जा रहे हो। जो आपको 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से जो लोग जानते हैं, वो लोग ये 3 चीज क्या आपके डे टू डे लाइफ में नोटिस कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये आपका ट्रस्ट वाला फैक्टर हो गया। ये 4 मेजर्स हैं, ये 4 टेस्ट हैं, इनके थ्रू आप लोगों को निकालिए और आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन ट्रस्टवर्दी है और कौन नहीं है। अब जो सेकेंड पार्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस इन रिलेशनशिप्स का, वो है कम्युनिकेशन। Whenever we talk about especially communication in terms of emotional intelligence, इसमें एक बहुत बड़ा रोल ये होता है कि आप अपने आप को कितना क्लियरली, कितना कंसाइजली और कितना क्रिस्पली अपने आप को आप एक्सप्रेस कर पा रहे हो। दैट मीन्स अगर मैंने किसी को ये बताया कि राइट नाउ आई एम फीलिंग दिस, तो मैं कितना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहा हूं कि व्हाट एम आई फीलिंग। फॉर एग्जाम्पल, एंगर की अलग अलग डिग्रीज हो सकती है। तो आई कैन बी पीव्ड, आई कैन बी वेरी वेरी एंग्री। तो ये जो अलग अलग डिग्रीज है और इनसे रिलेटेड अलग अलग वर्ड्स हैं, आप कितना जानते हो अपने इमोशंस को इन टर्म्स ऑफ वोकैबुलरी। तो इसके लिए स्पेशली जब मैं स्कूल्स के साथ में अगर इमोशनल इंटेलिजेंस पे हम लोग कोई सेशन करते हैं, तो मैं उनको एक चीज बोलता हूं कि बच्चों की इमोशनल वोकैबुलरी पे काम करना बहुत जरूरी है। बिकॉज ग्रोइंग अप अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस अच्छे से नहीं कर रहे हो तो फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये थोड़ा और मुश्किल होता जाता है। सो बहुत कम उम्र में बच्चों को जब हम इमोशनल वोकैबुलरी के बारे में बताते हैं, इमोशनल क्लासिफिकेशंस के बारे में बताते हैं, तो फिर वो अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं। और उनका एक्सप्रेशन बहुत क्रिटिकल है बिकॉज एक ही क्लास है जिसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ब्रिलियंट हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो शायद बाय बर्थ बहुत कॉन्फिडेंट है, जो बहुत अच्छे से बोल पा रहे हैं, शायद उनके घर पे उनको इस तरीके का माहौल मिल रहा है जहां पे वो बहुत कॉन्फिडेंट है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको ऑलमोस्ट नार्सिसिस्टिक, जिनके अंदर आपको पर्सनालिटी देखने मिलेगी, वेयर उनको ये लगता है कि हम सबसे इंपॉर्टेंट है। शायद इसका भी एक रीजन हो सकता है, या तो उनका नेचर है या उनको घर पे इस तरीके का माहौल मिल रहा है। सो आपके पास में वेराइटी है बच्चों की एक क्लास में, जस्ट लाइक हमारे पास में वेराइटी है अलग अलग लोगों की हमारी लाइफ में, और उन सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटीज है, अपनी अपनी पर्सनालिटीज है। तो जब हम किसी के साथ में कम्युनिकेट करते हैं, रिलेशनशिप इस बेसिस पे बिल्ड होती है कि वो लोग कितना अच्छे से आपको जानते हैं। बिकॉज उनके जो परसेप्शन है हर दिन वो परसेप्शन पे टेस्ट होता जा रहा है। दैट मीन्स अगर मैं आपको जानता हूं और आपके बारे में मेरा एक पर्टिकुलर परसेप्शन है, अब मैं आपसे आज इंटरेक्ट कर रहा हूं, इस मोमेंट पे भी मेरा जो परसेप्शन है ना, मैं उसको टेस्ट कर रहा हूं कि क्या आप सच में ऐसे हो, क्या आप कुछ और हो। ये परसेप्शन के साथ में प्रॉब्लम ये है कि इट इज परसेप्शन, इट इज नॉट ट्रूथ। और जब हम अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो ये परसेप्शंस की ही लेयर्स बनती रहती है, व्हिच इज नॉट ट्रूथ। यू नो, बिकॉज ऑफ दिस दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमारी वोकैबुलरी पे फोकस करें, अपने एक्सप्रेशंस के ऊपर फोकस करें कि हम कितना अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है लिसनिंग का। एक चीज हमारे लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजी में बोलते हैं कि हम सबके ना अपने मॉडल होते हैं वर्ल्ड के। हम सबको ऐसा लगता है कि दुनिया का ये डेफिनेशन है कि वर्ल्ड इस तरीके से फंक्शन करता है, और बिकॉज मुझे लगता है कि वर्ल्ड ऐसे फंक्शन करता है, इसके लिए मेरा बिहेवियर एक तरीके से शेप होता है। और इसी तरीके से मेरा एक मॉडल ऑफ द वर्ल्ड है, आपका एक अपना मॉडल ऑफ द वर्ल्ड है।
और बार बार ये अलग अलग मॉडल्स में फ्रिक्शन होते रहते हैं। एंड इट इज बिकॉज ऑफ दिस दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर मेरा मॉडल ऑफ द वर्ल्ड कुछ है, आपका 100% उससे कुछ अलग होना है। और अगर आपका उससे अलग है तो मुझे आपसे आर्ग्यू नहीं करना है, मुझे क्यूरियोसिटी के साथ ये समझना है कि आपकी समझ क्या है दुनिया के बारे में। एट सम पॉइंट वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट इज ग्रोथ माइंडसेट, जहां पे आपको पता चलेगा कि लिसनिंग की एक्चुअल वैल्यू क्या है। सो प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग दैट हम लोग हर चीज रेसिप्रोकेट करते हैं। दैट मीन्स अगर आप किसी को बड़े ध्यान से सुनते हो और उनको सुनने के पीछे आपका लक्ष्य ये है कि आप उनको समझने की कोशिश कर रहे हो, फिर वो लोग भी इस चीज को रेसिप्रोकेट करेंगे और जब आप बोलेंगे तो वो लोग भी आपको समझने की कोशिश करेंगे। और ऐसा करने से हम डिस्कशंस करते हैं, हम आर्ग्यूमेंट नहीं करते। इनफैक्ट अगर आर्ग्यूमेंट हो रहा है और आपने एक्टिव लिसनिंग को प्रैक्टिस किया विद फुल क्यूरियोसिटी एंड नो जजमेंट, आप नोटिस करेंगे वो आर्ग्यूमेंट फिर से डिस्कशंस में परिवर्तित हो जाते हैं। सो दिस इज द पावर ऑफ नॉट टॉकिंग। जो तीसरी चीज है, जो तीसरा स्तंभ है इमोशनल इंटेलिजेंस इन रिलेशनशिप्स का, वो है एम्पैथी। अब एम्पैथी और सिंपैथी में फर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्पैथी का मतलब होता है कि मैं वो चीज महसूस कर पा रहा हूं जो आप महसूस कर रहे हैं। वेरे सिंपैथी का मतलब ये होता है कि आप जो भी चीज महसूस कर रहे हैं उसके लिए आई एम सॉरी। तो अगर उसको हम प्रैक्टिकल टर्म्स में देखें, सपोज आप रोड पे ड्राइव करके जा रहे हैं और आप देखते हैं साइड में एक एक्सीडेंट हुआ हुआ। सिंपैथी ये बोलती है अरे बाप रे बहुत बुरा हुआ उसके साथ। एम्पैथी ये बोलती है कि मैं वहां पर जाऊं और मैं उसकी हेल्प करूं। दिस इज द डिफरेंस। कई बार हम लोग क्या करते हैं, हमारे रिलेशनशिप में वेट करते हैं कि सामने वाला अगर एम्पैथी दिखाए तो मैं भी एम्पैथी दिखाऊं। और ये काफी सिमिलर है उस फार्मर के साथ जो मुझे ये बोलता है कि अरे अरुण यहाँ पे तो ये सॉइल में कुछ होने ही नहीं वाला है तो मैं इसमें बीज क्यों डालूं। बट द प्रॉब्लम इज कि जब तक आप बीज नहीं डालेंगे तब तक वहां पे कुछ होने भी नहीं वाला है। सो द सेम थिंग हैपेंस विद अस ओवर एंड ओवर अगेन। हम अपनी पूरी लाइफ में वेट करते रहते हैं कि कोई हमारे साथ एम्पैथाइज करे। एंड बिकॉज वी आर डूइंग दैट, और हम वेट करते हैं, इसके लिए कोई भी किसी के लिए एम्पैथाइज नहीं कर रहा है। सो इट्स वेरी क्रिटिकल दैट वी स्टार्ट बाय एम्पैथाइजिंग विद पीपल एंड वी मेक इट अ हैबिट कि हम लोगों के साथ एम्पैथाइज करें। अब आप बोलेंगे कि एम्पैथाइज कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, आप अपने कम्युनिकेशन में एम्पैथाइज करना सीखें, जहां पे कि आप किसी को इस पॉइंट तक कंफर्टेबल करें वेयर दे आर ओपनली शेयरिंग। तो वो एक्टिव लिसनिंग से स्टार्ट होता है। सेकेंड चीज जो इसमें आती है वो है पैराफ्रेजिंग, कि अगर आपने मुझे कोई चीज बताई है तो मैं आपको वही सेंटेंस जो मुझे समझ में आया उसके साथ मैं रिपीट करूं। जब मैं ये करता हूं तो आपको ये समझ में आता है कि मैं आपकी बात बड़े ध्यान से सुन रहा हूं और मैं उसे समझने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। मेरी क्षमता के हिसाब से मैं उसको समझने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। और जिस मोमेंट लोगों को ऐसा लगता है कि आप उनकी बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अब आपने एक ऐसा जोन बनाया है सेफ्टी का, जहां पे कि रिलेशनशिप बेटर फॉस्टर हो सकती है, जहां पे रिलेशनशिप अच्छे से ग्रो हो सकती है। सबसे पहले हमारे लिए यह समझना जरूरी है कि जो पर्सनल रिलेशनशिप्स के कुछ प्रिंसिपल्स थे, वो सेम प्रिंसिपल्स प्रोफेशनल रिलेशनशिप पे भी अप्लाई करते हैं। एंड जब हम प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो हमारे लिए यह समझना बहुत ज्यादा क्रिटिकल है कि हम लोग सब किसी एक वर्क स्पेस को क्यों शेयर कर रहे हैं। हम लोग सब मिलके एक जगह पे इसके लिए काम कर रहे हैं बिकॉज देयर इज वन गोल, एंड दैट गोल शुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी ऑल शुड बी फोकस्ड ऑन। एक इमोशनल इंटेलिजेंट वर्क स्पेस वो होती है जहां पे कि हम अपने आपस के मतभेद जो होते हैं उनको एक्सेप्ट करते हुए मिलके कोई एक गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे कोलैबोरेशन और कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो इट्स वेरी क्रिटिकल दैट थोड़ी सी हम लोग ज्यादा मैच्योरिटी के साथ में हम लोग मिलके काम करें। जहां पे अलग अलग पर्सनालिटीज होती है वहां पे क्लैशेस भी होने हैं, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट एज अ पार्ट ऑफ द जॉब दैट वी आर डूइंग। इमोशनल इंटेलिजेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये समझना है
कि किसी भी एक सिचुएशन में लोगों को अलग अलग इमोशन महसूस हो सकते हैं और कई बार ये कारण बनता है कि हम लोग आपस में कॉन्फ्लिक्ट में चले जाते हैं। सो वी हैव टू फर्स्ट एक्सेप्ट इट के अलग अलग पर्सनालिटीज हैं और उन सब के अलग अलग जीवन के एक्सपीरियंसेस हैं और उन एक्सपीरियंस के बेस्ड पे उनके अपने अपने परसेप्शन है कि जीवन कैसे चलता है। हमारा अभी भी फोकस ये होना चाहिए कि हम लोग अपनी वर्क स्पेस पे भी किस तरीके से ट्रस्ट को फॉस्टर कर सकें, किस तरीके से हम क्लियर कम्युनिकेशन कर सकें, किस तरीके से हम एक्टिव लिसनिंग प्रैक्टिस कर सकें और किस तरीके से हम एक दूसरे की तरफ एम्पैथी डिस्प्ले कर सकें। जब तक हम ये सब करते रहेंगे आप नोटिस करेंगे कि आपके वर्क स्पेस में आपके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे होंगे, आपके लोगों के साथ में कोलैबोरेशंस बहुत अच्छे होंगे, आप लोगों से हेल्प मांगेंगे तो आप अनकंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। एट द सेम टाइम यू विल बी वेरी ओपन कि अगर आपकी बैंडविड्थ अलाउ करती है तो आप लोगों की भी हेल्प। सो दिस इज व्हाई इमोशनल इंटेलिजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन वर्क स्पेस। अब हम आते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के लीडरशिप एस्पेक्ट्स के साथ में। एक चीज जो मैं हमेशा सभी लीडर्स के साथ में डिस्कस करता हूं और वो ये है कि आप कितना अच्छे से और कितना इफेक्टिवली आप अपनी रीच को बैलेंस कर पा रहे हैं, आप अपनी प्रेजेंस को कितना अच्छे से बैलेंस कर पा रहे हैं। और ये शायद बहुत ज्यादा ट्रिकी हो जाता है इन मेनी केसेस। प्लीज अंडरस्टैंड, टीम्स का एक अपना फेज होता है और वो उस फेज के थ्रू जब बहुत अच्छे से गुजरती हैं तो वो अच्छी टीम्स बनती हैं। ऐसे में एक लीडर के लिए बहुत क्रिटिकल है ये समझना कि कब मुझे अपनी अथॉरिटी दिखानी है, कब मुझे सिचुएशन में इंटरवीन करना है और कब मुझे टीम को अलाउ करना है अपने मैटर्स को खुद ही सॉल्व करने में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे ही इमोशनल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा रोल आता है कि मैं यहाँ पे इंटरवीन क्यों कर रहा हूं। अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ गई है तो मैं इस सिचुएशन में क्यों इन्वॉल्व हो रहा हूं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे अंदर एक फियर है या मे बी मेरे अंदर ये ट्रस्ट इश्यू है कि मैं ये सभी लोगों को ट्रस्ट नहीं कर रहा हूं कि ये लोग अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो मेरे अंदर ये कौन सी इश्यू है या मुझे कौन सा पर्टिकुलर इमोशन महसूस हो रहा है जिस वजह से मैं यहाँ पे इंटरवीन कर रहा हूं। तो एज ए लीडर आपके लिए ये चीज बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ऑलमोस्ट रैगिंग की तरह कंटिन्यू होती है। जैसे मैंने कई केसेस में देखा है कि लोग मुझे बोलते हैं कि सर मेरे जो लीडर थे वो ऐसे थे, मेरे बॉस ऐसे थे और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी ऐसा ही होना चाहिए। एंड दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। मैं एक चीज सबको बोलता हूं कि आपके पास्ट लीडर्स, आपके पास्ट बॉसेस अगर अच्छे हैं तो आपको ये सिखाते हैं कि आपको क्या करना है और अगर वो अच्छे नहीं थे तो आपको ये बताते हैं कि आपको क्या नहीं करना है। आप अगर उसको रिपीट करेंगे तो वो सेम साइकिल चलता ही जाएगा। जैसे कॉलेजेस में रैगिंग चलती है कि मेरे साथ भी रैगिंग हुई थी तो मैं भी नेक्स्ट जो बैच है उसकी रैगिंग करने वाला हूँ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट बीइंग अ लीडर, क्या आप उस अवेयरनेस लेवल पे हो कि आप कोई एक्शन क्यों ले रहे हो, क्या आप उस अवेयरनेस लेवल पे हो कि किसी सिचुएशन पे आप इस तरीके से रिएक्ट क्यों कर रहे हो, क्या आपने अपनी टीम को वो साइकोलॉजिकल सेफ्टी प्रोवाइड कर रखी है जहां पे कि आपकी टीम को ये लगता है कि वो कुछ कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं। साइकोलॉजिकल सेफ्टी में सबसे बड़ा रोल इमोशनल इंटेलिजेंस का होता है, बिकॉज इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो आपकी अवेयरनेस के बारे में भी है और इमोशनल इंटेलिजेंस इज ऑल्सो अबाउट एम्पैथी। सो जब आप खुद के बारे में थोड़ा अवेयर हो जाते हो, आपको अपने नेचर के बारे में कुछ चीजें पता चल जाती है, वो आपका नेचर चेंज नहीं करेंगी, लेकिन ये अवेयरनेस आपको हेल्प करेगी कि आपके नेचर में जो शैडो एस्पेक्ट्स है, जो आपको पता नहीं चलता लेकिन वो आपके बिहेवियर में आ चुकी है, आप उनको कितना अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं। ओके, दैट इज द होल पॉइंट। ऑलराइट, तो जब आप सेल्फ अवेयर हो जाते हैं एंड सेकेंडली जब आप थोड़ा सा सोशली अवेयर हो जाते हैं तो आपको ये समझ में आने लगता है कि आपको उनको कितना फ्रीडम देना है। और जब आप लोगों को फ्रीडम देते हो, आप उनको चांस देते हो कि कुछ कैलकुलेटेड रिस्क वो ले, तो वो ग्रो करते हैं लेकिन उनके साथ में ही आप भी ग्रो करते हो। सो बियॉन्ड अ पॉइंट एक लीडर का जॉब ये होता है कि वो दूसरे लीडर्स को कैसे बनाए, और वो तभी होगा जब आप लोगों को थोड़ा ट्रस्ट करेंगे, जब आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन और डीप बनाएंगे,
जब आप लोगों के साथ एम्पथाइज करेंगे। यस, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फॉर अ लीडर मैं अगर किसी के बारे में कोई इमेज बना रहा हूं तो वो इमेज के पीछे का लॉजिक क्या है। ये बहुत कॉमन है कि इन आवर लीडरशिप जर्नी हमारे अंदर कोई बायसेस भी आ जाए, और कई बार वो अनकॉन्शियस बायस होते हैं, हमको नहीं पता, लेकिन हम बायस के साइड से लोगों को जज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने आपकी टीम में अभी अभी ज्वाइन किया है, आपको इंटरव्यू में वो कैंडिडेट बहुत अच्छा लगा था, बट समहाउ नोटिस पीरियड निकला और उसके बाद जिस कैंडिडेट ने ज्वाइन किया शायद वो उस लेवल पे परफॉर्म ना कर रहा हो जिस पे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो हमारा पहला रिएक्शन इसमें क्या होता है, ये बहुत क्रिटिकल है। क्या पहला रिएक्शन ये है कि हम ये सोच रहे हैं कि इसने प्रिटेंड किया था, इंटरव्यू में इसने कोई और इमेज क्रिएट की थी लेकिन रियलिटी में ये कुछ और है, या फिर हम एक जेन्युइन क्यूरियोसिटी के साथ में ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चीजें ये मुझे प्रॉमिस कर रहा था वो ये अभी क्यों नहीं कर पा रहा है, इज देयर एनी वे मैं इसकी हेल्प कर सकूं जिससे कि ये बेटर परफॉर्म कर सके। बट टू डू दिस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने इमोशंस को रेगुलेट कर सको, उस मोमेंट के अपने फ्रस्ट्रेशन को, उस मोमेंट के अपने डिसअपॉइंटमेंट को आप अगर साइड में रख सको और जेन्युइनली किसी से एक ऑनेस्ट डिस्कशन कर सको, उसके लिए आप में इमोशनल इंटेलिजेंस होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। द अदर पार्ट ऑफ लीडरशिप इज ऑब्वियसली डिसीजन मेकिंग, और इमोशंस का हमारे डिसीजन मेकिंग पे बहुत बड़ा रोल है। सबसे पहली चीज हमारे लिए समझना यह जरूरी है कि क्या इमोशंस हमारी डिसीजन मेकिंग के लिए अच्छे हैं कि बुरे हैं। सो इसका कोई स्ट्रेट आंसर नहीं है, बट मैं आपको एक चीज बोल सकता हूं कि अगर आपकी अवेयरनेस के बिना इमोशंस आपके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, देन दे आर योर वीकनेस। अगर आप जेन्युइनली अपने इमोशंस को समझते हुए उनको यूज करके डिसीजंस ले रहे हैं, तो आप नोटिस करेंगे कि आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत इफेक्टिव है। अगेन, इट विल नॉट इंश्योर कि आप हमेशा सही डिसीजन लोगे, बट इट विल डेफिनेटली इंश्योर कि आप हमेशा सही मेथडोलॉजी के साथ डिसीजन लोगे। सो व्हेन इट कम्स टू डिसीजन मेकिंग, इमोशंस कई बार अंदर सीप इन हो जाते हैं, कई बार वो लीक हो जाते हैं और हमको उसका पता नहीं चलता, और फिर हम कुछ डिसीजंस इमोशन के बेसिस पे ले लेते हैं। ओके, सो इट्स वेरी क्रिटिकल दैट वी आर अवेयर अबाउट दोस इमोशंस। आप कई बार मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं दैट अरुण, व्हाई डू यू यूज कंटेंट रादर देन हैप्पी? एट द एंड ऑफ द डे हर कोई हैप्पी होना चाहता है। वेल, द आंसर इज वेरी सिंपल, बिकॉज इट्स इजियर टू बी कंटेंटेड देन हैप्पी। हैप्पीनेस, लाइक एनी अदर इमोशन, ये एक फ्लीटिंग फेज है। ओके, आप एक नई कार लेते हो और कुछ समय के लिए यू फील हैप्पी, एंड देन अब आपके लिए वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। अब आप ये देख रहे हो कि शायद मुझे अभी नेक्स्ट कौन सी कार लेनी है जिसमें शायद थोड़ा ज्यादा पावर है, जिसकी परफॉर्मेंस शायद बेटर है, या शायद उसमें फीचर्स थोड़े ज्यादा है, या मे बी उसकी प्रेस्टीज वैल्यू थोड़ी ज्यादा है ना। सो दिस इज व्हाई हैप्पीनेस जो है वो कंसिस्टेंटली ऐसे ही चलती रहती है। बट यस, आई कैन डिसाइड टू बी कंटेंटेड, आई कैन डिसाइड दैट यस, एज ऑफ नाउ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी नीड्स फुलफिल हो रही है, एज ऑफ नाउ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे पास में एक अच्छी फंक्शनिंग कार है जिसको मैंने बहुत अच्छे से मेंटेन किया होगा, एज ऑफ नाउ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे पास में एक घर है जिसमें मेरी सारी नीड्स फुलफिल हो रही है। सो कंटेंटेड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल इमोशन, और यही हमारी सबसे पहली टिप है कि रादर देन चेजिंग हैप्पीनेस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप करंट स्टेटस में क्या क्या तरीके से कंटेंट फील कर सकते हैं, आप वो समझने की कोशिश करें। कई बार ये होता है कि हमारे इमोशंस को ना चीजें ट्रिगर करती है, और वो जब ट्रिगर करती हैं तो हम एक रिएक्शन देते हैं, या फिर कई बार हम रिएक्शन नहीं देते लेकिन हम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इमोशन को महसूस करते हैं जो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और फिर हम अपनी लाइफ में वापस बिजी हो जाते हैं। और इसीलिए ना वो सेम चीज बार बार हमारे साथ रिपीट होती रहती है। और कई बार ऐसा होता है जब लोग मुझे ये बोलते हैं कि अरुण, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन ये चीज ना बार बार रिपीट होती है। वो रिपीट इसलिए हो रही है बिकॉज आपने उसको एड्रेस नहीं किया है। इसमें हम सेकेंड टिप पे आते हैं, और जो दूसरी टिप है इसको मैं बोलता हूं जर्नलिंग।
हम सबको एक जर्नल मेंटेन करनी चाहिए। इट कुड बी इन अ फिजिकल फॉर्म। मैं पर्सनली एक फिजिकल जर्नल प्रेफर करता हूँ बिकॉज मैंने नोटिस किया है कि जब मैं मेरे पेन को यूज करता हूँ पेपर के ऊपर, मेरे आइडियाज ज्यादा अच्छे से फ्लो होते हैं और उसकी रिकॉल एबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है। सो दिस इज माय पर्सनल प्रेफरेंस। लेकिन जर्नलिंग की बहुत सारी एप्स भी है, आप वो एप्स यूज कीजिए। जिस मोमेंट पे आपको जो इमोशन फील हो रहा है, यू स्टार्ट जर्नलिंग इट। आप नोटिस करेंगे जब आप इमोशंस को जर्नल करना शुरू करते हैं, इनिशियली आपकी जो राइटिंग होगी या आपकी टाइपिंग होगी वो उतनी इफेक्टिव नहीं होगी। इनफैक्ट आप थोड़ा स्ट्रगल करेंगे कि आप इस मोमेंट पे क्या फील कर रहे हैं, आप उसको कैसे लिखें। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप ये नोटिस करेंगे, यू विल स्टार्ट गेटिंग बेटर एट इट। और जैसे जैसे आप उसमें बेटर होते जाएंगे, जर्नलिंग का जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट है वो उतना ज्यादा स्ट्रांग होता जाएगा। प्लस आपको ये समझ में आएगा कि कौन सी चीज ने मुझे ट्रिगर किया है और उस चीज को मैं कैसे हैंडल कर सकता हूं या मैं कैसे अवॉइड कर सकता हूं। दिस इज वाई जर्नलिंग इज वेरी क्रिटिकल। सबसे पहले जर्नलिंग से आप अवेयर होते हो। सेकेंड, जर्नलिंग आपको एक्शन लेने में हेल्प करती है, जो कि इमोशनल एस्पेक्ट्स पे कई बार हम नहीं लेते। इनफैक्ट इन मेनी केसेस हमको ये लगता है कि एक इमोशनल एक्सपीरियंस से गो थ्रू करना ही इनफ है। सो दिस इज अनदर प्रॉब्लम। जो तीसरी चीज है वो है किसी ना किसी तरीके की माइंडफुलनेस या मेडिटेशन एक्टिविटी को प्रैक्टिस करना। अगेन, ये कोई भी मेथोडोलॉजी हो सकती है जो आपको सूट करे। ऐसी बहुत सारी फ्रीली अवेलेबल मेथोडोलॉजीज है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं पर्सनली जो फॉलो करता हूं, आई विल पुट दैट इन द शो नो कैप्शन। यू आर फ्री टू यूज दैट और एल्स यू कैन फाइंड सम अदर वे। बट माइंडफुलनेस एक बहुत ही क्रिटिकल एक्टिविटी है। एक सबसे सिंपल तरीका माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने का ये भी है कि आप अभी जब आप पॉडकास्ट सुन रहे हो तो मे बी आप ये सोच सकते हो कि सुबह से लेके अभी तक आपने किस किस चीज को कांटेक्ट किया है। फॉर एग्जाम्पल, मैं सुबह उठा तो मुझे जो चीज सबसे ज्यादा याद आ रही है अभी के टाइम पे वो है मेरी बेडशीट या मेरा पिलो। वहां से मैं स्टार्ट करते करते सुबह से मैंने कौन सी बुक रीड की, या फिर सुबह से मैंने क्या कुक किया है, अगर कुक किया तो मैंने कौन सा पैन यूज किया। ओके, इस डिटेल पे जाके ये याद करने की कोशिश करना कि सुबह से आपने कौन सी चीजों को कांटेक्ट किया है। आप नोटिस करेंगे कि वो नंबर बढ़ता चला जाएगा जैसे जैसे आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे आप उसमें टाइम निकालेंगे। माइंडफुलनेस आपको प्रेजेंट में लेके आता है। माइंडफुलनेस आपको ये बता रहा है कि जो आपका पास्ट एक्सपीरियंस है वो कोई और सिचुएशन थी, वो कुछ और लोग, जो अभी आपके सामने है वो कुछ और लोग हैं। तो आप वो सेम लेवल पे अलग अलग लोगों को मेजर नहीं कर सकते। तो जब हम बार बार क्यूरियोसिटी की बात करते हैं तो क्यूरियोसिटी तभी आएगी जब आप प्रेजेंट में रहना सीखेंगे। सो माइंडफुलनेस और मेडिटेशन बहुत पावरफुल टूल्स हैं। कई बार हमको रिग्रेट होता है, हम गुस्से में किसी को कोई चीज बोल देते हैं एंड देन वी फील रियली बैड अबाउट इट कि ये मेरा नेचर नहीं है। ये बहुत कॉमन लाइन है, मेनी पीपल टेल मी अरुण ये मेरा नेचर नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने उस टाइम पे वो चीज बोल दी एंड आई रियली फील बैड अबाउट इट, और इस वजह से मेरा एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप शायद हमेशा के लिए टूट चुका है। ये क्यों हुआ, हमें ये जानना जरूरी है। लाइफ में हम सब बहुत मिस्टेक्स करने वाले हैं, आई एम श्योर हम सब ऑलरेडी बहुत सारी मिस्टेक्स कर चुके हैं, लेकिन उसकी लर्निंग लेना बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। और इन मोस्ट केसेस हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा इंपल्सिव रिएक्शन होता है वो डैमेजिंग होता है। ओके, दैट मींस हमने अपनी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को इस्तेमाल नहीं किया, जिसका काम है चीजों को रेगुलेट करना, डिसीजन लेना, हायर ऑर्डर थिंकिंग करना, और हमने उसको यूज नहीं किया। ऐसी कई सारी स्टडीज और रिसर्च ने प्रूव किया है कि रेगुलर माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन प्रैक्टिसेस से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो स्ट्रांग हो जाती है, ग्रे मैटर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, उनकी डेंसिटी बढ़ जाती है। एंड हाउ पावरफुल इज दैट कि आप एक जगह पे बैठ के मेडिटेट कर रहे हैं एंड आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो और ज्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। सो माइंडफुलनेस मेडिटेशन प्रैक्टिस बहुत क्रिटिकल है। एंड प्लीज अंडरस्टैंड कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को यूज करना इज लाइक एक्सरसाइज। जैसे आप किसी मसल्स
को वर्कआउट करते हो और उसमें जो छोटी टिश्यूज है वो टूटती रहती है और स्ट्रॉन्ग टिश्यूज आती रहती है और वो मसल स्ट्रॉन्ग बनती जाती है, बिल्कुल वैसे ही आप अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को जैसे जैसे यूज करते रहेंगे वैसे वैसे वो और स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। और फिर एक पॉइंट आता है जब आप रियलाइज करते हो कि इसको यूज करने के बहुत जेन्युइन बेनिफिट्स हैं। अब आप में एक नेचुरल मोटिवेशन डेवलप हो चुका है कि अब मैं इंपल्सिव डिसीजंस नहीं लूंगा। अब किसी भी मोमेंट पे एक फ्लीटिंग इमोशन की वजह से मैं एक परमानेंट डैमेज नहीं करने वाला हूं। और ये रियलाइजेशन बहुत क्रिटिकल है राइट नाउ जब मैं आपको बोल रहा हूं, ये नॉलेज लेवल पे जा रहा है। बट वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट और ये जब आपके एक्सपीरियंस लेवल पे चला जाता है तो आप नोटिस करते हो दिस बिकम्स योर सेकेंड नेचर। Habits and rituals play a very important role, especially in terms of managing your emotions. Habits और rituals जो होते हैं वो आपके दिन को और कंट्रोलेबल बनाते हैं। जब आपको दिन और कंट्रोलेबल लगता है तो आप नोटिस करोगे इन जनरल आप थोड़ा काम फील करते हो। अगर पूरे दिन का कोई प्लान नहीं है, अगर मेरी कोई फिक्स्ड रिचुअल्स नहीं है, अब दिन को कंट्रोल करना मुश्किल है। और अब जैसे जैसे चीजें आ रही है मैं वैसे वैसे उसको रिएक्ट करते जा रहा हूं और पूरा मेरा दिन रिएक्शन में जा रहा है। देयर इज नो वे ऑफ मी कंट्रोलिंग माय डे। कई बार जब लोग मुझे बोलते हैं कि अरुण आई वांट टू कंट्रोल दिस, आई वांट टू कंट्रोल दैट, मेरा एक बहुत सिंपल सा आंसर ये होता है, स्टार्ट कंट्रोलिंग योर डे। इफ यू फाइंड कंट्रोलिंग योर डे वेरी डिफिकल्ट, कंट्रोल दिस मोमेंट। इस मोमेंट में मैं क्या फील कर रहा हूं, वो फील करना रीजनेबल है कि नहीं है। अगर मैं उसको फील कर रहा हूं तो मैं उसको क्या एक्सप्रेस कर सकता हूं, उससे रिलेटेड मैं क्या एक्शन ले सकता हूं। जब तक हम ये सब चीजों पे ध्यान देना शुरू नहीं करेंगे तब तक पूरी लाइफ इसी तरीके से चलेगी जहां पे सिचुएशंस आएगी, हम उस पे रिएक्ट करेंगे और बाद में हम फायर फाइट करेंगे। यस, सो मैंने आपको जो सिंपल प्रोटोकॉल्स बताए हैं ये सब वो प्रोटोकॉल्स हैं जो आपको बेसिकली लाइफ पे कंट्रोल लाने में मदद करेंगे। एक और चीज जो मैं हर किसी को सजेस्ट करता हूं और वो है टू हैव अ रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ सम फॉर्म ऑफ वर्कआउट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्वेट आउट, ओके, मिनिमम 4 times a week, वेरी क्रिटिकल। बिकॉज अभी हमको ये चीज समझ में आया है कि एक्सरसाइज करने से सेरोटोनिन बढ़ता है जो कि हमारे मूड को रेगुलेट करता है, हमारी एपेटाइट को, हमारी स्लीप को रेगुलेट करता है। एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी में एंडोर्फिन्स बनते हैं जो कि हमको एक फील गुड फैक्टर देते हैं विच इज ऑलमोस्ट कंपेरेबल टू डोपामिन। प्लस एक्सरसाइज करने से आप में खुद में एक कॉन्फिडेंस आता है ऑन योर कैपेबिलिटी एंड दैट इज प्राइसलेस। सो एक और चीज मैं सबको सजेस्ट करता हूं अपने इमोशंस को बेटर मैनेज करने के लिए इज यू मैनेज योर बॉडी, बिकम फिजिकली स्ट्रॉन्ग, बिकम फिजिकली एक्टिव। आप नोटिस करेंगे कि आपके इमोशंस आपके बहुत अच्छे से कंट्रोल में आने लगे। अनदर थिंग दैट आई सजेस्ट पीपल इज टू रियली इन्वेस्ट इन रिलेशनशिप्स। रिकॉग्नाइज सम कोर पीपल अराउंड यू, आप उनको रिकॉग्नाइज कीजिए और उनके साथ में और डीपर लेवल पे रिलेशनशिप्स को फॉस्टर करने की कोशिश कीजिए। सोशल मीडिया की वजह से रिलेशनशिप्स के मीनिंग डाइल्यूट हो चुके हैं। अगर ऑन एन एवरेज आपके किसी सोशल मीडिया साइट पे 500 फ्रेंड्स हैं, देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू रियली फिगर आउट कि फ्रेंडशिप का मतलब क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है। एसेंशियली फ्रेंड्स वो होते हैं जिन पे आप कंप्लीट ट्रस्ट करते हो, जो आप पे फुल्ली ट्रस्ट करते हैं। ये वो लोग हैं जिनको आप सब कुछ बताते हैं, जो आपको सब कुछ बताते हैं। सो इस तरीके की जो डेप्थ होती है रिलेशनशिप में वो और ज्यादा कम होती जा रही है बिकॉज ज्यादा लोगों तक हम पहुंच पा रहे हैं। अगेन आई एम नॉट अगेंस्ट सोशल मीडिया, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वी अंडरस्टैंड कि डीप रिलेशनशिप्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है एंड इट इज अ ह्यूमन नीड। वॉट एवर यू डू, आप कुछ भी लाइफ में अचीव कर लीजिए, बट अल्टीमेटली अगर आपके पास में कोई है नहीं जिससे आप ये चीजें शेयर कर रहे हो तो फिर इन चीजों का कोई पॉइंट नहीं है। रिलेशनशिप्स पे जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आप बेसिकली खुद के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, आप अपनी फिजिकल, साइकोलॉजिकल और इमोशनल हेल्थ पे इन्वेस्ट कर रहे हो। एंड ऑब्वियसली जैसा कि हमने लास्ट सीरीज में भी समझा था, स्लीप का हमारे इमोशन से बहुत डीप रिलेशनशिप है। दिस इज ऑलमोस्ट गिवन दैट अगर आपको अपने इमोशंस पे बेटर कंट्रोल चाहिए
और आप चाहते हो कि आपका एमिगडाला जो है वो हाइपर एक्टिव ना रहे, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक डीप और रेस्टोरेटिव स्लीप को एक्सपीरियंस करें ऑन अ रेगुलर बेसिस। और आप नोटिस करेंगे कि जो नेगेटिव इमोशंस है या फिर जो प्रोनाउंस्ड इमोशन है, कि जो सिचुएशन जितनी बड़ी है नहीं उससे बड़ा हमारा रिएक्शन हो जाता है कई बार, वो आपका काफी हद तक कंट्रोल में आ जाएगा जब आप अपनी स्लीप को कंट्रोल में ले आएंगे। एंड आई होप दैट यू विल यूज दिस प्रोटोकॉल्स टू बिकम मोर इमोशनली इंटेलिजेंट इन योर लाइफ। थैंक यू।